चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है, जिसे हम एसआईआर के नाम से जानते हैं। इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आम मतदाताओं के मन में, कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के मन में भी कुछ चिंताएं हैं और उन चिंताओं को हम सही जानकारी के द्वारा दुरुस्त कर सकते हैं। आज मेरे साथ खास मेहमान के तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के मतदाता पुनरीक्षण विभाग के प्रभारी ललित सेन जी हैं। ललित जी, आपका हमारी इस बातचीत की श्रृंखला में स्वागत है। आप थोड़ा सा ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दीजिए कि क्या एसआईआर क्या है और ये क्यों हो रहा है। देखिए, एसआईआर, अच्छा सवाल। आप धन्यवाद आनंद जी, आपने ये अच्छी गोष्ठी रखी इसके लिए कि एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और वर्तमान में हर व्यक्ति की ज़रूरत है, तो इसको आप ये चर्चा बिल्कुल ही सार्थक है। एसआईआर से तात्पर्य ये है कि एसआईआर भारत निर्वाचन आयोग हर 5-7 साल में करता था और 2003 तक 8 बार भारत में एसआईआर हुआ। ये 9वीं बार एसआईआर है। इसमें बहुत लंबा गैप हुआ और इस लंबा गैप होने के कारण सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना भी लाजमी, क्योंकि जो दृश्य देखे जा रहे हैं वर्तमान में, वो उस पर कहीं ना कहीं मन में, जनता के मन में ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया मानते हैं, पॉजिटिव प्रक्रिया होनी चाहिए, मगर इसको अच्छी नीयत से होना चाहिए। एसआईआर जो विशेष पुनरीक्षण होता है, विशेष गहन पुनरीक्षण होता है, ये मतदाता की शुद्धि के लिए होता है, मतदाता सूची की शुद्धि के लिए होता है और इस शुद्धि को बराबर समय समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार मतदाता छूट जाते हैं, मतदाता जुड़ने में गलत मतदाता जुड़ जाते हैं, डबल मतदाता हो जाते हैं या उनके एड्रेसों में भ्रांति आती है। तो ये समय समय पर होती है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कुछ चीज़ें हमारे आम जनता के मन में आजकल इतनी चर्चा हो रही, कुछ मन में सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत ज़्यादा एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, बहुत सरल प्रक्रिया है। जो निर्वाचन आयोग ने एक पूरी समय सारणी दी है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में बीएलओ घर घर, डोर टू डोर आएगा, 3 बार आएगा। ये मतदाता सूची 1 जनवरी 2004 के बाद, क्योंकि इसको बेस 1 जनवरी 2003 माना है और पहले प्रकाशन 1 साल में 1 बार होता था, अब साल में 4 बार होता है, इसलिए 1 जनवरी 2003 को बेस बनाया है हमने। और जो निर्वाचन आयोग ने इसको बेस बनाया है, इसमें मुख्य कारण ये है कि मध्य प्रदेश में 2008 में परिसीमन हो गया, तो वहाँ यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होंगी मतदाता को कि उसके कहाँ वो रहता था, कहाँ उसके ब्लॉक थे या कहाँ उसका विकास खंड था, अलग अलग जुड़ गए हैं। जैसे हम भोपाल में देखें तो भोपाल में भी पहले 4 थी, अब 7 विधानसभा हैं, तो इसको जो गोविंदपुरा से हुजूर बनी, तो उनको ढूंढने में बहुत दिक्कत आएंगी। जो समय चक्र है, इसमें 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में बीएलओ घर घर आएगा और एक इम्यूनेशन फॉर्म, ईएफ जिसको बोलते हैं, गणना पत्र हिंदी में बोलते हैं, उसको देगा। उस पत्रक में हर मतदाता को इंडिविजुअल रहेगा और उस मतदाता का नाम, पिता का नाम और घर का पता और फोटो, ये उसमें प्रिंटेड रहेगा। उसको देके जाएगा, 2 कॉपी में देगा, 2 कॉपी में से 1 कॉपी उसको हमको भर के वापस बीएलओ को देनी है और 1 कॉपी हमको एक रिसीविंग के रूप में लेनी है। ये तो एक प्रोसेस है इसमें। ये महत्वपूर्ण बात है कि जब गणना पत्रक आपके पास आए तो गणना पत्रक 2 कॉपी में आएगा और बीएलओ को आपका फॉर्म भर के आपको देना है। अगर देते हैं तो उस समय उससे रिसीविंग जरूर लें, ताकि आप भविष्य के लिए अपने नाम को मतदाता सूची में सुरक्षित करवा सकें। ये रिसीविंग जरूर लें जी। अगर किसी का 1 जनवरी 2004 के बाद से 1 जनवरी 2025 तक अगर नाम है, तो वो शून्य, मतदाता सूची 27 अक्टूबर को पूर्ण रूप से शून्य हो गई, फ्रीज हो गई है मध्य प्रदेश की। इसमें हर मतदाता को दोबारा से अपना प्रूफ करना पड़ेगा, जिस प्रकार से कि पेंशनर को हर साल प्रूफ करना पड़ता है कि मैं जीवित हूँ, इसी प्रकार हर मतदाता को बताना पड़ेगा कि मैं मतदाता मध्य प्रदेश का हूँ। इसके लिए गणना प्रति व्यक्ति का एक फॉर्म मिलेगा, मगर इसमें 1 जनवरी 2004 से लेकर 25 तक के व्यक्तियों को प्रूफ भी करना है कि हम, ये अच्छी बात है, हम यहाँ पर थे। हाँ ललित जी, बहुत सारे जो 2003 के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले लोग हैं, उनकी संख्या लगभग 40-45% तक होगी पूरी मतदाता सूचियों में। अगर हम प्रदेश की में देखें तो उनके मन में ये सवाल है कि भाई मैं तो 18 साल का हुआ ही नहीं था, तो मेरा नाम बाद में जुड़ा है। तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके माता का, पिता का, दादा का, दादी का
नाम जो है उसके एपिक नंबर के आधार पर आपका जो है वो स्थानीयता प्रमाणित हो जाएगी कि आप फला जगह पर रहते हैं और आपका आपके पिताजी का दादाजी का पहले नाम रहा है, माताजी हों दादी जी हों, वो आपका अगर ब्लड रिलेशन है तो उसको साबित करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन प्रश्न ये है कि ख़ास तौर से वो महिलाएं जिनका नाम बदलने शादी के बाद जो है वो स्थान परिवर्तन के कारण उनका मतदाता सूचियों में नाम जो है वो अपने मायके से कटकर ससुराल में जुड़ जाता है, तो ऐसी महिलाएं जो 2004 के बाद जो है वो ससुराल आई हैं, उनके संबंध में एसआईआर में क्या प्रावधान है, थोड़ा समझाइए। देखिए, अगर किसी भी महिला की शादी होकर इधर जब नाम आया है उसका, उसके परिवार के साथ उसका मैरिज सर्टिफिकेट होगा तो उसके पति के साथ उसका नाम ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। मगर अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी कि उसके माता या पिता का या दादा दादी का अपना वहाँ का जहाँ भी हो, इंडिया में हो, मध्य प्रदेश में हो, उसके एपिक आईडी या मतदाता सूची का जो पूरा प्रोसेस है, विधानसभा क्रमांक, भाग क्रमांक, अनुक्रमांक को उसमें फिल करना पड़ेगा, तभी जाकर उसका नाम उसमें जुड़ पाएगा, अन्यथा नाम नहीं जुड़ पाएगा। दूसरा ये है कि हमारा इसमें अगर मैरिज सर्टिफिकेट की जगह शादी का कार्ड हो तो चलेगा? नहीं, शादी का कार्ड नहीं, फोटो? शादी के कार्ड फोटो नहीं चलेंगे, मैरिज सर्टिफिकेट ही चलेगा और उसके साथ शादी के फोटो और शादी का कार्ड भी माना गया। तीनों में से एक चीज या दो चीज होगी तो भी चलेगा, मगर मैरिज सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। अच्छा, मैरिज सर्टिफिकेट अमूमन जो है ग्रामीण परिवेश में लोग नहीं बनवाते हैं, शादी नहीं करते हैं, तो चुनाव आयोग ने उसके लिए कोई रियायत नहीं दी है? नहीं, इसमें कोई रियायत नहीं, उसको उनके नहीं, आपने कोई एक प्रक्रिया, जब हम इनफॉर्मल बात कर रहे थे तो आपने कोई प्रक्रिया बताई थी कि जो लड़की है यानी कि जो महिला ससुराल आई है उसे अपने मायके में अपने माता पिता के एपिक नंबर देना वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो थोड़ा सा बताइए। माता पिता, दादा दादी या कहीं भी वो जहाँ निवास करती थी उसके पूर्व में, जब मायका पियर हम बोलते हैं, वहाँ का उसके फादर का, गार्जियंस का एपिक नंबर होगा और उसको फॉर्म में फिल कर देंगे, बस इतना काफी, उसको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। अगर उसने उसके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची का अगर एपिक नंबर या मतदाता सूची की डिटेल डाल दी तो उसको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। मगर अगर नहीं है तो फिर वो 11 डॉक्यूमेंट्स जो हमको निर्वाचन आयोग ने चिन्हित किए हैं उनमें से 2 डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। एक वर्तमान उसकी जानकारी, उसके खुद को प्रूफ करने का, एक उसके परिवार का प्रूफ, माता पिता का एज और एड्रेस प्रूफ भी उसको देना पड़ेगा। इसलिए 2 डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर लिंक किया जाएगा, तब उसका नाम जुड़ेगा। जो भी व्यक्ति 2004 जनवरी के बाद से अगर मतदाता सूची में है, उस हर व्यक्ति के लिए अगर 2003 के मतदाता सूची से लिंक नहीं होता है तो उसको निर्वाचन आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उनमें से 2 डॉक्यूमेंट कंपलसरी देने होंगे, जिसमें कि पेंशनरों का कोई हो, बैंक, पोस्ट ऑफिस का खाता, LIC का है, भूमि अधिकार पट्टा है, मकान का अलॉटमेंट है, जाति प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, ऐसे विभिन्न प्रकार की जो पट्टे हैं। मगर इस बीच में ये भी है कि इससे एक बड़ा नुकसान जो है, कुछ एक वर्ग, 2-3 वर्ग हैं, इनको मैं बताना चाहूँगा कि उनका बड़ा नुकसान होने वाला, जैसे कि माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स के मामले में कमजोर रहती है, वो दिक्कत आती है उनको, कई बार पढ़े लिखे नहीं है या दूसरी दिक्कत है। लीजिए, इसमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो विमुक्त और घुमक्कड़ जातियां जी, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि जैसे माइनॉरिटी, आदिवासियों को बहुत ऐसी हमारे ट्राइबल बेल्ट जो आपने कहा, वो अपने रोजगार के लिए वो जगह जगह के लिए और घर में भी कागजों की पलायन करते हैं, और पलायन के साथ साथ कागज के घास फूस का घर है जिसमें बारिश आ जाती है, कभी आग भी लग जाती, तो बिल्कुल व्यक्ति का केयर नहीं है, वहाँ डॉक्यूमेंट्स केयर कैसे होंगे? तो उस स्थिति में बड़ी दिक्कतें आने वाली है इन लोगों के लिए। तो इनको लिए हम लोगों को, जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, उनको सहयोग करना चाहिए। इन सब परिस्थितियों के बाद भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वहाँ पर कोई निर्वाचित अगर व्यक्ति है, ऐसा निर्वाचन आयोग ने कहा है, और वो अगर लिख के देता है तो वहाँ का जो जिला निर्वाचन SDM है वो उसको अप्रूव्ड करता है तो भी जुड़ जाएगा, क्योंकि कई जगह ऐसी परिस्थिति आएंगी, कुछ है ही नहीं 2-3 के बाद, तो और इन डॉक्यूमेंट्स भी नहीं 11, तो उस परिस्थिति में इस पूरी बातचीत में मुझे जो बात सबसे ज्यादा समझ में आई वो इतनी है कि अपने बूथ को मजबूत रखिए। हर जगह अगर आप अपने बूथ पर तैयारी करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से खास तौर से अपील है कि अपने बूथ के हर व्यक्ति को आप जानते हैं और ये समय है उन्हें जानकारी देने का, उनके सुख में दुख में साथ खड़े होने का, और अगर आप इस तरह से उनके नाम को कटने से बचाते हैं तो उनके सहयोगी होंगे, उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और अल्टीमेटली आपको इस बात का फायदा आने वाले समय में चुनावों में भी मिल सकेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।